नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आर्य भारतीय थे या विदेशी, अंग्रेजी हुकूमत काल से ही इस पर लगातार बहस चल रही है। लेकिन अब जो शोध सामने आ रहे हैं, ये सारे शोध एकदम स्पष्ट कर दे रहे हैं कि आर्य यहीं के थे और हमें गर्व होना चाहिए कि हम उन विदेशी लेखों को सत्य मानकर उस पर हम टिके रहते हैं और उसी को दोहराते हैं जो कि असत्य है। अब अधिकांश जो रिसर्च सामने आ रहे हैं, जो शोध सामने आ रहे हैं, वो साफ यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्य विदेशी नहीं वरन भारत के ही थे, भारतीय ही थे। हमने भी इसके पहले कई वीडियो में इस बात को दर्शाने की कोशिश की है। आज भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने की कोशिश करेंगे कि आर्य बाहर के नहीं वरन भारतीय ही थे भारतीय ही, और न जाने कब से उनका अस्तित्व था। लेकिन अंग्रेज चूंकि बाहर से आए थे तो उनकी यह सोच थी, फूट डालो और राज करो, और भारत को ऐसे दिखाना कि भारत सदैव से गुलाम रहा है, भारत किसी लायक नहीं रहा है। विदेशी ही यहाँ आए और वही आके यहाँ संस्कृत सभ्यता का विकास किए, यहाँ के लोगों को रहन सहन सिखाए। तो उसी कड़ी में उन्होंने आर्यों को भी बाहर का दिखा दिया। तो इस धारा को निश्चित रूप से बदल देना चाहिए, इसको तिरस्कृत कर देना चाहिए, क्योंकि अब इस पर जब बहस होती है और कहा जाता है कि आर्य विदेशी थे तो अपमान सा महसूस होता है। सारे साक्ष्य अब इधर की ही तरफ जाते हैं कि आर्य यहीं के थे। हमने इसके पहले भी एक दो वीडियो में हमने बताने की कोशिश की थी। आज इसी को थोड़ा और विस्तार हम देने की कोशिश कर रहे हैं। हम 2-3 पॉइंट पे हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और आपके समक्ष हम यह बात रखेंगे और आप भी सोचिएगा। धारणा बदलनी चाहिए और ये हमारी धारणा है। हमने जो पढ़ा है उस आधार पर हम निचोड़ निकाल रहे हैं। जो पढ़ा जा रहा है वो सारी धारणा इधर की ही तरफ जा रही है। सबसे पहले हम आते हैं कि आर्य शब्द, आर्य का मतलब एक तरफ से वैदिक आर्य श्रेष्ठ, और वेद का मतलब ही होता है ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो श्रेष्ठता की तरफ ले जाए वही वेद है, और ऐसे लोग आर्य कहे जाते हैं। अब हम प्राचीनता में चलते हैं। जब से ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं, ऐतिहासिक प्रमाण चाहे कोई कितना हो इस पर बहस कर ले, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण कोई एक पुष्ट नहीं हो सकता है। कोई ये कहे कि शिलालेख नहीं मिला है, कोई ये कहे कि लिखित साक्ष्य ऐसे पत्थरों पर नहीं मिले हैं, वो साक्ष्य आधा अधूरा। उस साक्ष्य के आधार पर इतिहास का लेखन हो ही नहीं सकता है। साक्ष्य अगर लिखित मिल जाते हैं, लिखित दस्तावेज हैं, साहित्य के रूप में है या किसी रूप में है, वो ज्यादा पुष्ट होते हैं। हड़प्पा सभ्यता, सैंडो संस्कृत सभ्यता, उसकी लिपि जिस दिन ज्ञात हो जाएगी सब कुछ हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा। तो अब हमारे सामने ऋग्वेद उपस्थित है, और ऋग्वेद के समय का अवस्था ईरान का है, और उसी के समकालीन भोजकोई में एक शिलालेख में मिला है जिस पर इंद्र नासत सहित कई देवताओं के नाम हैं, और वैदिक साक्ष्य को वो एक तरह से मजबूत करते हैं। अब वैदिक काल को ईसा पूर्व 1500 से 1000 के मध्य माना जाता है, और कहा जाता है कि यह सभ्यता यह संस्कृत सरस्वती नदी के आसपास फली फूली, और वहां से इसका विस्तार हुआ आगे। यह पूरी की पूरी संस्कृत, पूरा आर्यावर्त यानी उत्तरी भारत में इसका विस्तार हुआ। इसके बाद आर्य दक्षिण में गए। अब जो भी हो, हम उसके विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ यह सिद्ध करने की कोशिश की जाएगी कि आर्य यहीं के थे। हमने इसके पहले के वीडियो में आपको बताने की कोशिश की थी कि हड़प्पाई ही आर्य थे। अब हम आते हैं हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता, उसका जो कालक्रम निर्धारित किया जाता है मोटे मोटे तौर पर ईसा पूर्व 2500 से 1750 दर्शाने की कोशिश की जाती है। लेकिन वो जो नगरी है, नगरी व्यवस्था है, और जो साक्ष्य हमारे सामने इस समय जो उपस्थित हैं, वहां तक किसी सभ्यता को पहुंचने में कई हजार वर्ष लग जाएंगे। ऐसे में जान प्रतीत होता है, यह मालूम होता है कि यह व्यवस्था संसार की सबसे प्राचीन व्यवस्था थी और धीरे धीरे उच्च नगरीकृत अवस्था में पहुंची है। क्योंकि कोई भी व्यवस्था धीरे धीरे वो नगरी जीवन की तरफ जाती है, समुन्नति जीवन की तरफ जाती है, सभ्य जीवन की तरफ जाती है। वो अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी थी और वो उन्नत अवस्था में थी। अब कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति जब उन्नत अवस्था को प्राप्त होती है तो धीरे धीरे उसका अवसान होता है, और उस प्रक्रिया में उसका अवसान हो गया। उसके अवसान के 3 कारण मुख्य जो हमारी समस्या हम जो पढ़ते हैं, जो प्राप्त करते हैं, वो ये कि संध्यावासियों के समक्ष, हड़प्पाइयों के समक्ष 3 समस्याएं आई। एक कि व्यापार कमजोर हुआ, दूसरा लगातार बाढ़ की समस्या, बाढ़ की वजह से मवेशियों को चराने की समस्या, बाढ़ की वजह से
कृषिगत उत्पादन की समस्या। अब धीरे धीरे वो ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने लगे, कुछ पश्चिम की तरफ गए, भारत की तरफ आए, कुछ भारत में ही उत्तर पूर्व की तरफ गए, कुछ अंदर की तरफ भी गए, मतलब चारों तरफ गए। हमको तो यहाँ तक लगता है कि जो सुमेरियन सभ्यता, मिस्री सभ्यता, ये जितनी सभ्यताएं हम पाते हैं वो सब इन्हीं का विस्तार है, संध्यावास्तियों का ही विस्तार है। उसी विस्तार क्रम में वो भारत की तरफ भी आए। अब जो कई श्लोक ऐसे मिलते हैं ऋग्वेद में जो पुष्ट करते हैं कि ये कहीं और के नहीं थे। अब देखिए, ऋग्वेद में बहुत सारी नदियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन एक शब्द बार बार आता है, सप्त सैंधव, यानी 7 नदियों का क्षेत्र, जहां सबसे पहले इनका विस्तार प्रसार हुआ था। सप्त सैंधव, सबसे ज्यादा नाम सिंधु नदी का आता है। अगर ये बाहर से आए होते तो जहां आए होते वहां की नदियों का नाम मिलता है, ऐसा कुछ नहीं मिलता है। सिंधु का सबसे अधिक नाम है, फिर सरस्वती का नाम है। 7 जो नदियों का उल्लेख बार बार सप्त सैंधव के नाम से होता है, वो पंजाब और आसपास के क्षेत्र में, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्वी जो राजस्थान का क्षेत्र है, इसमें जो श्री गंगानगर के आसपास का क्षेत्र है, यही ये 7 नदियां बहती थी। आज हम उसको सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं, सिंधु और उसकी 5 जो मुख्य सहायक नदियां हैं, जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये और एक सरस्वती जोड़ लेंगे, ये 7 नदियां हो जाती हैं। इसी को ऋग्वेद में शतुद्री, परुषणी, विपाशा, वितस्ता, असिक्ति, सरस्वती, सिंधु नाम से जाना जाता था। अब इंद्र सबसे बड़े देवता हैं। अब बात आती है कि इंद्रलोक कहाँ रहा होगा। तो हमने इसके पहले भी आपको बताने की कोशिश की थी, आज फिर हम उस चीज बता रहे हैं। मुझे जो लगता है कि सैंधव सभ्यता या सैंधव क्षेत्र या हड़प्पाई क्षेत्र बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत था, और आज इसका जो विस्तार पाया जा रहा है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, मुझे लगता है और विस्तृत क्षेत्र में रहा होगा। और इतना बड़ा क्षेत्र, आज यूरोप में जाइए, इतने बड़े क्षेत्र में वहां 25 देश मिल जाएंगे। ऐसे ही हमारे सैंधव क्षेत्र में छोटे छोटे कई साम्राज्य रहे होंगे। इसी में से ये जो आज पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, इधर का जो सप्त सैंधव, यानी जो 7 मुख्य नदियां, सिंधु का ऊपरी क्षेत्र जो है, यहाँ के जो निवासी थे मुख्य रूप से यही वैदिक आर्य थे, और इनके राजा इंद्र थे, और अपने को ये आर्य कहते थे, वैदिक जन कहते थे। इनके मुख्य देवता इंद्र थे, सबसे प्रतिष्ठित स्थान उनको प्राप्त था। और निश्चित रूप से ऋग्वेद में बार बार सुमेर पर्वत का नाम आता है, यही ऊंचाई का क्षेत्र सुमेर पर्वत रहा होगा जहां इंद्रासन रहा होगा। अब देखिए, सिंधु और आसपास के क्षेत्रों में ही ये ऋषि महर्षियों को ज्ञान प्राप्त होते थे, यही भगवान के दर्शन उनको होते थे। ऋषि मार्कंडे जी को भी यही हुआ था। सुमेर के पार्श्व में ही वशिष्ठ ऋषि, व्यास जी का आश्रम था। तो नजर कितने ऋषियों का इधर ही आश्रम था, यानी यह क्षेत्र ऋषि महर्षियों का क्षेत्र रहा होगा। हमने आपको कई बार बताने की कोशिश की है कि हम व्यक्तिगत हम जो पढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता है कि आर्य बाहर से आए थे। और यहाँ हम फिर से वही बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम मान लेते हैं आर्य बाहर से आते, क्यों आए यहाँ? इतनी 6-7 नदियां रास्ते में हैं, उनको पार करके सिकंदर तो आ नहीं पाया, जिसके पास सारी शक्ति थी। आर्य कैसे आ गए? आए तो कहा जाता है उनके पास घोड़े थे, रौंद डाले। इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी उन्नत स्तर की सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उस समय तत्कालीन विश्व में कहीं ऐसी सभ्यता नहीं थी। तो घोड़े पर चढ़ के कौन से ऐसे योद्धा आ गए और इतनी बड़ी सभ्यता को रौंद डाले तो उनके कंकाल कहाँ हैं? 10-20 कंकाल से यह सिद्ध नहीं हो सकता है। ठीक है, घोड़े थे या नहीं थे, यह सिद्ध नहीं कर सकता है कि आर्य बाहर से आए। बाहर से घोड़ा मंगाया जा सकता था उस समय, और बाहर से व्यापार हुआ होगा, कुछ घोड़े यहाँ आ गए होंगे। और ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाना है, सामान लेके जाना है, और तीव्र गति से जाना है, तो व्यापार में घोड़े भी आए होंगे। मुझे लगता है घोड़े व्यापारिक दृष्टि से आ गए होंगे, लेकिन ये आर्य बाहर से इस वजह से नहीं आए कि उनके पास घोड़े थे, क्योंकि अगर घोड़े थे तो वो अस्तबल कहाँ हैं? बड़े बड़े अस्तबल। और उनकी आय का या उनकी एक तरफ से जीवन का सबसे बड़ा आधार गायें थी। तो गायों को पालने के लिए उतने बड़े बड़े क्षेत्र कहाँ थे संसार में? कहाँ से वो आई और गायें कैसे आई? गाय तो यहाँ गाय मिल नहीं जाएंगी, गायों के लिए युद्ध होता था। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सैंधव क्षेत्र में कुछ विपरीत परिस्थितियां आई, बाढ़ का लगातार प्रकोप हुआ। बाढ़ के प्रकोप से धीरे धीरे लोग ऊंचाई के क्षेत्र में जाने लगे। 3-4 कारण बनते हैं, एक तो बाढ़, दूसरा चरागाह की समस्या, तीसरा रोजी रोटी की समस्या। पश्चिम से या हम कहें कि मध्य एशिया से व्यापार कमजोर हुआ होगा, भारत के आंतरिक क्षेत्रों से व्यापार कमजोर हुआ होगा, तो धीरे धीरे ऊंचाई वाले क्षेत्र में आके फिर से इन्होंने नई संस्कृति का विस्तार किया। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आए तो अपना भवन तो लेके आएंगे नहीं, कुछ समय तक तो यायावारी जीवन रहेगा ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि आर्य कहीं और के नहीं थे, यहीं के थे, हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, इनको बाहर का न माना जाए। और कम से कम अब इस धारा को बल मिलना चाहिए कि आर्य यहीं के थे। अब एक प्रमाण हम आपके सामने और प्रस्तुत करते हैं।
कि इस संदर्भ में भी हमने एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया था, राजा दशरथ के साम्राज्य का विस्तार। राजा दशरथ अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण से लेकर उत्तर, पूर्व से लेकर पश्चिम तक बताया है। सौबीरा और सिंधु क्षेत्र का भी उनमें विस्तार आता है और उनके साम्राज्य के अंतर्गत कैकेय, गांधार प्रदेश, जो आज सिंधु का पूरा क्षेत्र हम मानते हैं, सिंधु था ही, कैकेय और गांधार का क्षेत्र था, उसमें मत्स्य का भी नाम मिलता है, अंग, बंग, द्रविड़, सौराष्ट्र, सारा नाम मिलता है और पूरा का पूरा दक्षिण का पूरा क्षेत्र मिलता है। तो इनके विस्तार में वो दिखाया भी जाता है। ठीक है। अब जैसे श्लोक आता है जो जिसको खुद दशरथ के मुख से कहलवाया गया है, वाल्मीकि ने अपने रामायण में, अपने कालजयी रामायण, उस महाकाव्य में उन्होंने, उस महाग्रंथ में उन्होंने कहलवाया है दशरथ थे, द्राविड़ा सिंधु सौबीरा सौराष्ट्रा दक्षिणापथा, द्राविड़ा सिंधु सौबीरा सौराष्ट्रा दक्षिणापथा, बंगा अंग मगधा मत्स्या समृद्धा काशी कोसला। उन्होंने अपना विस्तार बता दिया। ये श्लोक बता देता है कि राजा दशरथ का विस्तार कहाँ तक था। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सैंधव प्रदेश था ये कुछ और नहीं, ये हमारे प्राचीन शासकों के अधीन यह क्षेत्र था और कम से कम राजा दशरथ ने तो अपने मुख से ही इस संपूर्ण क्षेत्र पर अपना अधिकार बताया है। तो यह भी एक प्रमाण आपके सामने मिल जाता है, प्रमाण प्रस्तुत कर देता है। और एक प्रमाण और, यानी आपके सामने हमने 4-5 प्रमाण रखे। एक प्रमाण और कि महाभारत में बार बार आर्यपुत्र कहा गया है। और आप देखिए, हमने इस संदर्भ में भी एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया था कि हस्तिनापुर और सैंधव सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में बहुत समानता है। जो उसकी प्राचीरें बनाई जाती थी, जो हड़प्पा में प्राचीरें वही हस्तिनापुर को सामने मिलती हैं। उनके जो चौकोर बुर्ज हैं वो हस्तिनापुर में भी हैं और वही चौकोर बुर्ज हड़प्पा सभ्यता में भी हैं और कहीं नहीं है। ठीक है। इसी तरह से कुछ मृदभांड में भी समानता मिलती है। और आर्यपुत्र बार बार आता है, ऐसा लगता है हस्तिनापुर बाद में आर्यों का सबसे बड़ा संकेंद्र वो वही हुआ, मतलब हस्तिनापुर के आसपास। तो ये बहुत सारे प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि आर्य कहीं और के नहीं थे, यहीं के थे। और हमारी धारा बदलनी चाहिए। अपने लेखकों, जो हमारे मूल रिसर्चर्स हैं, जो रिसर्च जाकर वहाँ कर रहे हैं और यह सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको प्रमाण मिलना चाहिए, उनके शोध को प्रमाण मिलना चाहिए। और हमें अपनी संस्कृति पर गौर करना चाहिए। हमारी संस्कृति बड़ी ही समृद्ध और गौरवशाली रही है, हम उसकी महिमा का गान सदैव करें। क्या उस समय था, ये बुराई, ये अच्छाई, इस पर हम ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने के बजाय जो हमारी संस्कृति की अच्छाइयाँ हैं उनको ग्रहण करें और भारत को, एक श्रेष्ठ भारत को समृद्ध करके भारत को संसार में सबसे विकसित महागुरु बनाने की कोशिश करें। मुझे विश्वास है कि हमारी यह बातें आपको अच्छी लगी होंगी, यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आप सकारात्मक कमेंट करें, सुझाव दें, हमें अच्छा लगेगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, हमारे अन्य वीडियो को भी देखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।